ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है जी 19.5 फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है, नाम को हम पहले फोकस करते हैं। फ़ोटो आमतौर पे लफ्ज़ यूज़ किया जाता है फॉर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इफ़ेक्ट मतलब फोटॉन्स की वजह से या लाइट की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का नाम देंगे। यानी इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फोटॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू लाइट, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का नाम देंगे। अब इसको हम किस तरह कह सकते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है, तो उस सूरत में वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो लाइट की वजह से इमिट होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। और उस इफ़ेक्ट को यानी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लाइट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का आइडिया हो गया। अब इलेक्ट्रॉन हमें नज़र तो आते नहीं है, तो हमें कैसे पता चले कि लाइट किस सरफेस पर पड़ी है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं कि नहीं हुए। तो उसके लिए नहीं, ग्लो नहीं करता। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट, एक अरेंजमेंट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में, ये हमारे पास एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रोड्स, ये कनकेव सरफेस है और ये एक वायर की सूरत में है। आप इस तरह समझ लें कि ये हमारे पास एक कनकेव सरफेस है और इसके जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है वहाँ पर एक वायर है। अब इस वायर को यहाँ पे रखने, ये डॉट नज़र आ रहा है टॉप वहाँ से, यानी इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इस वायर पर ये फोकस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो मूव करेंगे तो लाजमी तौर पे नॉर्मल टू द सरफेस मूव करते हुए वो इस वायर तक ही पहुंचेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम अरेंजमेंट इस तरह कर रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन भी वहाँ से निकलें वो सारे वायर तक पहुँच सकें अगर वो मूव कर सके तो, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे मैं एक रियोस्टेट कह लें या पोटेंशियल डिवाइडर कह रहे हैं। ये अरेंजमेंट फौरी तौर पे मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन हम बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम पहले ही बना लेते हैं। क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव के साथ मिला दिया, इस एनोड इसको हमने पॉजिटिव के साथ मिला दिया। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव के साथ मिला है उसको हम आमतौर पे कैथोड कह देते हैं, और जो पॉजिटिव के साथ मिला है उसको हम आमतौर पे एनोड कह देते हैं। अब कैथोड और एनोड हमने बना लिए, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एक एमीटर भी लगा देता हूँ। एमीटर का काम क्या होता है? या गलवानोमीटर लगा दें, एमीटर लगा दें, कोई ऐसी डिवाइस हमने लगा दी जो डिटेक्ट कर सके करंट को, मेजर कर सके करंट को। हमने यहाँ पे जब ये अरेंजमेंट होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। सर्किट तो कंप्लीट लग रहा है, करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है? बैटरी भी लगी हुई है। रीज़न इज देयर इज ए ब्रेक। एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए, एक दूसरे के फासले पर है ना, तो इसका मतलब ब्रेक है, जस्ट लाइक एक तार टूटी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट फ्लो नहीं कर सकता। उसके बाद क्या होगा कि हम एज्यूम कर लें, एज्यूम नहीं करें बल्कि प्रैक्टिकली हम ये करते हैं कि इसके ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर डालते हैं। यानी लाइट के फोटोन, ये फोटोन का सिंबल है, लाइट के फोटोन इस पर आना शुरू हो गए। जैसे इस पर लाइट पड़ती है हम देखेंगे
कि यहाँ पे करंट नज़र आना शुरू हो गया। अब करंट के नज़र आने की वजह क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन या चार्जेस यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, राइट। अब मेटल सरफेस के अंदर आमतौर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मैं अभी से कहना शुरू कर देता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो गए इस डायरेक्शन में। समझ आई बात? क्यों? अब अगर ये लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन है तो उस सूरत में लाइट ऑफ होने से क्या होना चाहिए? करंट ज़ीरो हो जाना चाहिए ना। हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं जी कि लाइट को ऑफ करते हैं, तो हम देखेंगे जैसे ही लाइट ऑफ हुई यानी उस पर लाइट पड़ना बंद हुई, साथ ही करंट भी ज़ीरो हो गया। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो सकती है, बस हम ऑन ऑफ करके देख लें कि लाइट की वजह से करंट है या नहीं है। अगर वो लाइट की वजह से ही है तो हम उसको फोटो करंट का नाम दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन तो इनके दरमियान है ही नहीं, इसलिए कोई और रीज़न हो ही नहीं सकती कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और वो यहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चूँकि ये नेगेटिव के साथ मिला हुआ है, इसलिए इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन ही होंगे जो वहाँ से भाग रहे होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इनको रिपेल कर रहा होगा। बात ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे देते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके। अब ये तो हो गया हमारे पास एक अरेंजमेंट जिससे हमें ये पता चला कि जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे और इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दे देंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लेंगे। अब मॉडर्न फिजिक्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो लग रहा है कि जैसे हम क्लासिकल फिजिक्स में भी तो एक्सपेक्टेशन यही है ना कि पानी को अगर बॉयल करना शुरू कर दें, उसको हीट दें तो मॉलिक्यूल निकल आते हैं। ये तो फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सरफेस में फ्री मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर क्यों हमें इसको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर लेके आ रहे हैं? रीज़न इसकी ये है कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी क्लासिकल थ्योरीज़ की मदद से एक्सप्लेन नहीं हो सकती, या क्लासिकल थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन करने से कासर है जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या क्या है वो हमें पहले देखनी होगी। तो उनको देखने से पहले हम इस अरेंजमेंट को देख लेते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर रियोस्टेट लगाया था ना, या पोटेंशियल डिवाइडर लगाया था, इसका मकसद ये था अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लगाता, डायरेक्ट सिर्फ ये और ये मिलाए होते और यहाँ पे होता एमीटर होता, तो उस सूरत में भी जैसे यहाँ पे लाइट पड़ती तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करते तो यहाँ तक पहुँचते तो एक सर्किट तो कंप्लीट हो जाता ना फिर भी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे हमें नज़र आ जाता। इस अरेंजमेंट का मकसद क्या था? इस अरेंजमेंट का मकसद ये था कि हम इसको जैसे जैसे इधर मूव करते जाएंगे ना इस तरफ, वैसे वैसे इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल आता जाएगा, यानी स्लाइटली पॉजिटिव होता जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में, और इस पर स्लाइटली नेगेटिव होता जाए, यानी इनके दरमियान ऑपोजिट पोटेंशियल अप्लाई होता जाएगा। जब ये बिल्कुल इस किनारे पर होगा तो इसका मतलब ये प्योरली नेगेटिव है, ये प्योरली पॉजिटिव है। जैसे जैसे ये इस तरफ मूव करेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा ना, इस तरफ और इस तरफ डिफरेंट होने की वजह से। तो ऐसा करने का मतलब ये है कि हम एक रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। अब ये रिटार्डिंग पोटेंशियल से क्या मुराद है? रिटार्डिंग पोटेंशियल ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर बहुत धीमा सा और धीमे मिजाज वाला, या कह लें, या आप कह लें कि वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास बहुत थोड़ी एनर्जी है, वो भी अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। जो ज़्यादा एनर्जी वाला है उसने तो पहुँच ही जाना है, क्योंकि हल्का सा उसको पुश तो मिल रही है ना। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दें कनेक्शन को, तो क्या होगा? रिवर्स करने की सूरत में ये होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन आगे एक स्लाइटली पॉजिटिव पुश मिल रही होगी, यानी उसको रोक रही हो, एक बैरियर बन गया ना उसके आगे। आप समझ लें कि जैसे यहाँ पे एक स्लोप हो और यहाँ से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ यहाँ तक पहुँचाना है हमने हाई पोटेंशियल पर, तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अगर इसके पास एनर्जी सफिशेंट होगी तो ये इसको क्रॉस कर सकेगा। अगर इसकी एनर्जी कम होगी
तो क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। अब क्या होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल को वेरी करते जाएंगे। जब हमने थोड़ा सा पोटेंशियल को बढ़ाया, नेगेटिव पोटेंशियल को ऑन द एनोड, तो क्या हुआ कि जो थोड़ी एनर्जी वाले थे वो तो वहीं रुक गए, नहीं भाई साढ़े पास ज़्यादा रुकने। अब उससे हमने और ज़्यादा पोटेंशियल नेगेटिव बढ़ाया, तो उससे जो ज़्यादा एनर्जी वाले थे वो रुकना शुरू हो गए। इसी तरह करते 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 हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं। एक स्टेज ऐसी है, हाँ पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट दी एनोड कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो लो एनर्जी वाले थकते जाएंगे ना, पीछे रुकते जाएंगे, तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि रिटार्डिंग पोटेंशियल उस पर अप्लाई होने की वजह से उसको थका देता है। तो जैसे जैसे रुकते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब करंट कम होना है, तो यहाँ पे करंट हमें कम मिलेगा। अगर करंट कम मिलेगा तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब करंट ज़ीरो हो जाएगा। वो स्टेज कौन सी होगी? वो स्टेज होगी जब ये इतना रिटार्डिंग पोटेंशियल हो जाए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक पहुँचने ही ना दे। यानी मैंने इस स्लोप को यहाँ से बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे आया, तो मुझे पता चला कि अब कोई भी पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पा रहा बैरियर को। जब कोई पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा, राइट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है, यानी ये V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू EV नॉट। एनर्जी हमने, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये EV नॉट होगा। और ये EV नॉट जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ आ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो उस वक्त हम कह देंगे कि ये करंट ज़ीरो हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही ना, कि ये हमारे पास वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट एन इलेक्ट्रॉन हैव इन द होल सिनेरियो। यानी इस ट्यूब के अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस पोटेंशियल पर आकर रुक रहा है, तो इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने एनर्जी हमने जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। यानी वो यहाँ से जाएगा एंड किनारे पर जाकर रुक जाएगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि पीछे से उसको बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने कभी वो ये गेम नहीं होती यार, वो रबर की रस्सी बांधी होती है वहाँ दीवार के साथ, ये जो जीतो पाकिस्तान में करवाते हैं ना, वो आदमी वहाँ से भागता है, यहाँ पे आके थकना शुरू हो जाता है, फिर जोर लगाते लगाते यहाँ से फिर वापस, क्योंकि वो रस्सी उसको खींच रही। तो यहाँ पर वो रस्सी इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, जिसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल कह रहे हैं, वो उसको वापस खींच रही है। तो इसलिए ये अपनी मैक्सिमम जितनी कोशिश कर सकता है वहाँ तक जाके ये वापस आएगा, तो इस वजह से हम इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल कह रहे हैं। अब ये चीज़ हमारे पास जो बनी, इससे हमें ये पता चल गया कि चूँकि V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट मीटर से हम मालूम कर सकते हैं कि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अल्टीमेटली हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हासिल हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब अगर तो ये होता कि जैसे ही हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन यकदम रुक जाते हैं, एक ख़ास पोटेंशियल पर जाके सारे इलेक्ट्रॉन यकदम रुकते, पहले कोई भी ना रुकता, तो हम कहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी है। लेकिन हो क्या रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हुए, थोड़े पोटेंशियल पर कम हुए, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर एक ख़ास पोटेंशियल पर सारे रुक गए। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो सारे के सारे मुख्तलिफ एनर्जीज़ के हैं। इट मीन्स कि हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अगर हमें देखने हो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट से, तो वो इस फार्मूले से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक होगी बात, इसमें कोई शक? ओके जी। तो ये तो हो गया हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है हमारे पास। अब कुछ और ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा था कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया था। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एक
ख़ास फ्रीक्वेंसी से थोड़ी फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन यानी लाइट मेटल सरफेस पर डालें, खा वो जितनी मर्जी इंटेंस होती जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर या उसके बराबर अगर बहुत मामूली इंटेंसिटी भी लाइट की हो तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। इंटेंसिटी का मतलब कितनी ज़्यादा फोटोन आप उसके साथ लेके जा रहे हैं, उस पर क्वांटा ऑफ एनर्जी लेके जा रहे हैं। तो अब क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक तो ये नहीं है। आपने चाय बनानी हो, कोई मेहमान ऐसा हो जिसको आपने ज़्यादा देर बिठाना है तो हल्की आंच पे ही बनाएंगे ना चार या से बैठा तो रहेगा ना, तो लेकिन उबल तो जाएगी ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंटिन्यूस फिनोमेना होता लाइट का तो हम ये करते कि लाइट ज़्यादा कर देते तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते। होना चाहिए था ना कि अगर आप फ़ौरन उबालना चाहते हैं वाटर को तो आग तेज़ कर देते हैं ना, एनर्जी तेज़ दे देते हैं। तो इसी तरह हम ये करते कि बहुत ज़्यादा लाइट इस पर डाल देते, फोकस कर देते, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती, एनर्जी एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाती, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब वो क्लासिकल बिहेवियर तो इसका नहीं है कि हम ज़्यादा एनर्जी भी दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद फोटोन इमिट नहीं हो रहे, लेकिन एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद वो अचानक इमिट करना शुरू कर देते हैं, हालांकि बहुत थोड़े फोटोन भी यानी इंटेंसिटी बहुत थोड़ी भी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लासिकल फिज़िक्स को ये कंट्राडिक्ट कर रही है। दूसरी बात ये है कि हम जब किसी एक लाइट के लिए बात करेंगे, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट के लिए बात करेंगे तो आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं जितना मर्जी, लेकिन हम देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक के लिए सेम आएगा, हर सूरत में सेम आएगा। यानी आपने जितनी भी इंटेंसिटी रखी है हर दफ़ा जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो वो सेम ही आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, होना तो ये चाहिए अगर ये क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक कंटिन्यूस फिनोमेना होता, जो थोड़ा इंटेंसिटी है वो एनर्जी थोड़ी देती है इलेक्ट्रॉन को, इंटेंसिटी को ज़्यादा करें तो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्लासिकल फिज़िक्स से यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, क्लासिकल फिज़िक्स इसको नहीं समझ पा रही। इसी वजह से हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को कहते हैं कि ये भी एक फिनोमेना है जो क्लासिकल फिज़िक्स को नाकाम कर देता है। समझ आ गई बात। अब हम आते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की तरफ कुछ थोड़े से। अच्छा, इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की दो ग्राफ है यहाँ पे, समझने वाले ग्राफ हैं कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी सेम रहे, इंटेंसिटी को चेंज करें, फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी डिफरेंट हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो होता ये है कि फ्रीक्वेंसी सेम हो इंटेंसिटी डिफरेंट हो तो यहाँ पे करंट की मिकदार बढ़ जाती है। सेम फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज़, ये दो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के लिए ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है। अगर इंटेंसिटी डिफरेंट है तो यहाँ पे ये ग्राफ हमारे पास आई यानी करंट वर्सेस आई पी लिखा है, आई पी प्लेट वोल्टेज हम इसको कहते हैं। चलें, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, रिटार्डिंग पोटेंशियल आप जिसको कह लें। अब यहाँ इस तरफ पॉजिटिव यानी इस तरफ सिचुएशन सेम है कि ये हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसके नेगेटिव साइड पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू किया, यानी इस पर हमने पॉजिटिव अप्लाई करना शुरू कर दिया, इस पर नेगेटिव अप्लाई करना शुरू किया तो रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई किया। इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की वजह से हमारे पास करंट बढ़ जाता है। इसके लिए इंटेंसिटी कम थी, इसके लिए इंटेंसिटी ज़्यादा थी, करंट हो गया ज़्यादा। अब ये करंट ज़्यादा है लेकिन जो इसमें अंडरस्टूड है, होना भी ऐसा ही चाहिए, हम क्लासिकल फिज़िक्स के साथ देखें या वैसे देखें, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है।
प्रॉब्लम ये है कि दोनों सूरतों में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आता है, यानी हमारे पास थोड़ी इंटेंसिटी के साथ भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वही आती है ख़ास फ्रीक्वेंसी पर जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कि सेम रिटार्डिंग पोटेंशियल क्यों चाहिए ज़्यादा इंटेंसिटी की सूरत में भी लो इंटेंसिटी, क्योंकि अगर कंटिन्यूस फिनोमिना होता तो ज़्यादा इंटेंसिटी की सूरत में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते और ज़्यादा तेज़ दौड़ते और ज़्यादा पोटेंशियल के साथ रुकते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V0 या V मैक्सिमम की वैल्यू दोनों सूरतों में सेम आ रही है। पहली बात समझ आ गई? क्यों भाई? पता चला कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब दूसरा जो ग्राफ है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास इंटेंसिटीज़ को सेम रखा जाए लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी जाए, यानी हम पहले लो फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर लें बाद में हाई फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर लें, तो उस सूरत में ये V और I के दरमियान ग्राफ क्या होगा? अब V और ये वही IP, तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। कि जब पोटेंशियल की वैल्यू जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती है इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स करंट देखें सेम आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकल रहे हैं, खा थोड़ी फ्रीक्वेंसी है या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इंटेंसिटी सेम है। नंबर ऑफ फोटोन अगर सेम है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल चाहिए वो ये चाहिए, थोड़ा चाहिए, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो रिक्वायर्ड पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकलेंगे, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उस सूरत में जो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी मिल रही होगी वो ज़्यादा मिल रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इसकी डेविएशन है फ्रॉम द क्लासिकल फिजिक्स। ये हमारे पास इसका दूसरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो बहुत वाइटल हो सकती है, जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कि ये कैसे हो सकता है जी? क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक तो अगर कंटिन्यूस फिनोमिना है कि 100 फोटोन टकराएं तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 200 फोटोन टकराएं फिर भी 100 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर भी फेल हो जाती है। समझ आ गई बात? उसके बाद हम आते हैं इसके थोड़ी सी पॉइंट्स को, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को। पेज नंबर 187 पे है। द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर, नंबर 1, the electrons are emitted with different energies. The maximum energy of the photoelectron depends on the particular metal surface and the frequency of the incident light. कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी से निकलते हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिया था। डिफरेंट एनर्जी के साथ निकल रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का निकलना है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि सरफेस किस तरह की है, दूसरा इंसिडेंट लाइट किस तरह की है या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। नंबर 2, देयर इज़ ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते, और हाउएवर इंटेंस द लाइट मे बी, कि खा वो लाइट जितनी मर्जी हम इंटेंस करते जाएं लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 वेरीज विद मेटल टू मेटल। ये अब हर मेटल के लिए अलग-अलग है। इसको समझने के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी,
इनके दरमियान हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। जब हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, हम देखेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। अब ये पॉइंट आता है जहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव तो नहीं होती ना, स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब ज़ीरो हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी से कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन सरफेस तक पहुंच सकता है। दैट इज कॉल्ड दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे अगर कम वाले फ्रीक्वेंसी की तरफ आएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, इवन विद ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी नहीं हो सकता जो यहाँ सरफेस पर पहुँच जाए। तो ये हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही है। अब बात वही है कि हम इन फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी जितनी मर्जी करते जाएं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकाल सकेंगे। यानी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सपोज कर लें कि 900 नैनोमीटर चले 400 नैनोमीटर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मेटल सरफेस के लिए। अब 400 नैनो वेवलेंथ है। आप इसको इस तरह कह लें कि अगर फ्रीक्वेंसी की बजाय मैं वेवलेंथ की सेंस में कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन पता है ना, F इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है ना। अगर फ़र्ज़ करें कि एक वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की है, वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकती है, तो 399 उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। 401 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट की फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी कि हम जितनी मर्जी लाइट वहाँ पे डालें, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज़ करस्पॉन्डिंग टू दैट 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो उसके अलावा उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकती हैं, उससे छोटी नहीं करवा सकती। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लाजमी तौर पे उस फ्रीक्वेंसी की वजह से उस फोटोन के पास एनर्जी होगी, उसको हम HF0 कह देंगे या H0 कह देंगे। वो हमारे पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी। तो यहाँ पे देयर इज़ ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड हाउएवर द इंटेंस द लाइट मे बी, दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तीसरा इसका है इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटेनियसली। इलेक्ट्रॉन फ़ौरन ही निकल आते हैं। जैसे ही हमारे पास फोटोन पड़ते हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी के, यानी ऐसे फोटोन जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो वो फ़ौरन ही वहाँ से निकल आते हैं इलेक्ट्रॉन। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिटरमिन ओनली देयर नंबर। यानी इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब उनकी तादाद बढ़ना है। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब यहाँ पे करंट का बढ़ना है, और करंट का बढ़ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना ही है। समझ आ गई बात? जी बेटे, यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली तो पूछ लें। ये अभी तक हमने ये बातें की हैं कि क्लासिकल थ्योरी क्यों इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। चलें 2-3 मिनट का है वो कर लेते हैं इसको। उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन है इसकी ऑन द क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था, या सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था कि ये सारा फिनोमिना किस तरह एक्सप्लेन हो सकता है। उसने ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी किसने पेश की थी? मैक्सवेल ने। उसने कहा कि जिस तरह मैक्सवेल ने कहा कि एनर्जी पैकेट्स की सूरत में फोटॉन्स होते हैं, या एनर्जी पैकेट्स की सूरत में लाइट ट्रेवल करती है, हम उसका नाम फोटॉन रख देते हैं। और वो फोटॉन, हर फोटॉन की एक ख़ास एनर्जी होती है विच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी HF के बराबर होती है, HF। अब उसने कहा ये कि ये एनर्जी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, कि जब ये किसी मेटल सरफेस पर जाकर फोटोन टकराता है तो एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस तक लेके आता है, और जो बाकी रिमेनिंग उसके पास एनर्जी बच जाती है, अगर बचती है तो
तो वो उसको काइनेटिक इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मिल जाती है, जो हम डिटरमिन कर रहे थे। तो उसने कहा कि इट कैन बी एक्सप्लेन एच एफ, जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो एच एफ नॉट, पहला हिस्सा, वो एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस इनर साइड टू सरफेस ऑफ द मेटल विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास ये एनर्जी आ गई। इसको हम वर्क फंक्शन का नाम देंगे। और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बन जाएगी, जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, तो वो हमारे पास मिनिमम एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास एनर्जी के बाद जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के तौर पे मिल जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। समझ आ गई? सरफेस पे भी होते हैं, अंदर भी होते हैं। जब फोटोन टकराते हैं तो वहाँ से निकालने के लिए सरफेस तक, यानी उसको फ्री करवाने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इक्वेशन 19.14 मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रिडिक्ट करती है। अब इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के अंदर से निकल रहे होते हैं वो जरूरी नहीं है कि इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलें, दे विल इमिट विद डिफरेंट एनर्जीज, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी ड्यूरिंग द इमिशन कोलिजन की वजह से जाया होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर इलेक्ट्रॉन जो फ्री होगा फ्रॉम द सरफेस वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकल रहा होता है। इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स की जब काइनेटिक एनर्जी को प्रिडिक्ट करते हैं या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो वो डिफरेंट आती हैं। और इसके अलावा ये इक्वेशन 19.4 उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए सही साबित होती है जो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी के साथ बाहर निकल रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू एच एफ माइनस एच एफ नॉट के बराबर आती है। आइंस्टाइन को 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया। हालांकि आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन उसको नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन की वजह से मिला। अगर हम लाइट को वेव माने और ये एज्यूम कर लें कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव और उसकी एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेव फ्रंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी की बेस पर एक्सप्लेन किया, यानी उसने ये कहा कि लाइट कार्पसल्स, जिनको हम फोटोन कहते हैं, पर मुश्तमिल होती है और हर कार्पसल, हर फोटोन की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी हो सकती है। तो जिसकी बेस पर उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की कार्पस्कुलर यानी लाइट की मैटर या पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।